ऐसा कहा जाता है कि घर की बहू घर की अन्नपूर्णा होती है। उसके हाथों में स्वयं माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। पर हमारे देश के कई घरों में आज भी बहू को सिर्फ खाना बनाने की मशीन समझा जाता है, जैसे बहू बस खाना बनवाने के लिए ही लाए हो। ऐसा ही कुछ हाल था पार्वती का भी, जिसकी 20 साल की शादी में उसने बस खाना ही बनाया था। ना सिर्फ उसके सास ससुर और पति, पर अब तो उसके दोनों बच्चे गुड़िया और पिंकू भी उससे बस यही उम्मीद रखने लगे थे। रविवार की शाम सब लोग अपने अपने तरीके से आराम फरमा रहे हैं। सास ससुर भजन सुन रहे हैं, पति टीवी देख रहा है, बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। अरे पार्वती, आज तो रविवार है, आज कुछ स्पेशल बना दे जिससे मज़ा आ जाए। रविवार हो या सोमवार, पार्वती बहू तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग ही बनाती है। कब तुम लोग सादा खाना खाते हो? आप तो जब देखो उसी की तरफदारी करते हैं। मैं कह रही थी कि आज सांभर और डोसा बना दे। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। नो मम्मी, मैं नहीं खाऊंगी डोसा, मेरे लिए पास्ता बना दीजिए प्लीज़, वो वाइट सॉस वाला, मैं तो वही खाऊंगी। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा पास्ता, मुझे हलवा खाना है प्लीज़। हाँ हाँ, मम्मी सब बना देगी। अरे बना दो ना, बच्चे जो कह रहे हैं। जी ठीक है। और सुनो, मैं ये सब भारी भारी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सलाद जैसा बना देना। तुम सबकी हर बार नई और अलग अलग फरमाइशें होती है। पार्वती बहू का तो पूरा दिन रसोई में ही चला जाता है। अच्छा एक काम करो, जल्दी से खाना बना लो, फिर हम घूमने चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है। पार्वती के घर का ये आज का नज़ारा नहीं था, बल्कि रोज़ का था। इस घर में सब की अलग अलग फरमाइशें होती थी और पार्वती को हर किसी के लिए अलग कुछ बनाना पड़ता था। सुरेश ने कह तो दिया कि जल्दी से काम कर लो फिर घूमने चलते हैं, पर सबके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते पार्वती इतनी ज़्यादा थक गई कि रसोई का काम करने के बाद उसमें ताकत ही नहीं बची थी और भी कुछ करने की। सबका खाना बन गया है और मैंने टेबल पर भी लगा दिया है। चलो अच्छा है, हमारा भजन भी पूरा हो गया। ये पास्ता, मज़ा आ जाएगा अब तो। और मेरा हलवा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। अरे घूमने नहीं चल रही क्या? नहीं नहीं, आप बच्चों को लेकर घूम आइए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में। अभी दिन का खाना बनाया है, फिर शाम का नाश्ता और रात की तैयारी भी तो करनी है। तुम ना हमेशा ऐसा ही करती हो, फिर कहती हो आप तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। पार्वती घर की बहू कम और एक बावर्ची ज़्यादा थी। घर के लोग तो फिर भी ठीक थे, लेकिन उनके घर वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी घर ले आते हैं और पार्वती को उनकी भी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। शाम के 8 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आ गया? पार्वती घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके पति अपने ऑफिस के दोस्तों को घर ले आए थे। अरे आप बता तो देते कि आप इतने सारे दोस्तों को घर पर ला रहे हैं, मैंने सारा खाना भी बना दिया है। अरे सब लोग जिद करने लगे कि आज तो भाभी के हाथ के पकोड़े और वड़ा पाव खाना है तो सबको ले आया घर में। अरे पर अब इस वक्त सब कुछ कैसे होगा? अरे तुम्हें खाना बनाने में क्या दिक्कत आएगी? हम जब तक मैच देख रहे हैं तब तक बना लो तुम। अरे कोई जल्दी नहीं मैं जानता हूँ तुम माहिर हो इन सब में। अरे पर वो, अरे पर कुछ नहीं, सब लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो तुम्हारी ही तारीफ होगी ना। चलो अब जल्दी करो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पार्वती ने रात का सारा खाना बना दिया था और सुरेश और उसके दोस्तों के आ जाने से उन सबके लिए उसने फिर से पकोड़े और वड़ा पाव बनाया। सुरेश अपने दोस्तों के साथ रात 11 बजे तक मैच देखता रहा और पार्वती उन सब के लिए कभी नाश्ता, कभी शरबत, कभी चाय बनाती रही। रात होते होते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अरे पार्वती सुनो तो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अरे मैं कह रहा था कि कल टिफ़िन में मुझे छोले और भटूरे बना देना। सबकी फरमाइश है कि कल भाभी से छोले भटूरे ही बनवा के लाना। पार्वती बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर सो जाती है। पार्वती की ज़िंदगी हर रोज़ बस एक जैसे रास्ते से गुजर रही थी। सुबह उठते ही रसोई में जाना, कुछ देर कमरे में वापस आराम करना और फिर से रसोई के काम में लग जाना। पार्वती का कल जन्मदिन था और सबको याद भी था, इसलिए सब पार्वती के जन्मदिन पर कुछ अच्छा बनाने की फरमाइश करने लगे। पार्वती, कल ना वो मूंग दाल का हलवा और पुरिया बनाना, तेरा जन्मदिन है ना, भगवान जी को भोग भी लगाएंगे। मम्मी कल आपका बर्थडे है ना,
तो कल वो चॉकलेट केक बनाना जो आपने पिंकू के बर्थडे पर बनाया था ना, कितना यम्मी था वो। मम्मी आपका बर्थडे है तो कल तो पाव भाजी बननी है, आपको पसंद है ना? मस्त मक्खन वाली पाव भाजी बनाना, मज़ा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तुम कहो तो तुम्हारी कुछ सहेलियों को भी बुला लेते हैं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर पाव भाजी थोड़ी ज़्यादा बनाना, मेरे बॉस को भी पसंद है, उनके लिए भी थोड़ी ले जाऊंगा। हाँ हाँ, हलवा पूरी भी थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। मंदिर में बहुत सारे लोग और पड़ोस की औरतें भी तो आती है ना। जी, बना दूंगी। और कुछ? और जो तुम्हें पसंद हो अपने लिए बना देना, कल तो तुम्हारा ही जन्मदिन है वैसे। पार्वती को जन्मदिन की खुशी तब होती जब उसे जन्मदिन मनाने का मौका मिल पाता। उसका पूरा दिन तो बस रसोई में सब कुछ बनाने में ही चला गया। उसका खुद का जन्मदिन हो या घर में किसी का भी जन्मदिन होता, उसका एक ही ठिकाना होता, रसोई। क्योंकि सब कुछ बनाने में उसका इतना वक्त चला जाता था कि उसे कभी कोई खुशी, त्यौहार, जन्मदिन मनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। अपने जन्मदिन पर भी वो सब बनाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई और सोते ही उसे नींद आ गई। ये देखो, अपने जन्मदिन पर भी अपने कमरे में जाकर सो गई। खुद केक बनाया है और काटा भी नहीं। अरे जब देखो कमरे में जाकर सो जाती है। जैसे तुम लोग तो उसे पूरा दिन सोने ही देते हो ना। जब देखो बहू यह बना दे, पार्वती यह बना दो, मम्मी मुझे आज ये खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मेरे दोस्तों के लिए बना दो, आज मेरे रिश्तेदारों के लिए बना दो। कभी तुम लोगों ने सोचा है पार्वती की जिंदगी बस रसोई और कमरे तक ही रह गई। आज उसका जन्मदिन था, फिर भी वो पूरा दिन रसोई में खाना बनाती रही। किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका थोड़ा हाथ ही बटा दे या उसे कहीं घुमाने ले जाए। नहीं, पर उससे तो फरमाइशें कह दी, केक बनाओ, पाव भाजी बनाओ, हलवा पूरी बनाओ। और जब वो पूरा दिन थक जाने के बाद कमरे में आराम करती है तो तुम ही लोग कहते हो कि पार्वती को तो बस रसोई और कमरे में ही रहना है। अरे कभी खुद की गलतियों को देख लिया करो। आप सही कह रहे हैं पिताजी, हमने कभी ये बात समझी नहीं। पार्वती की ज़िंदगी में खाना बनाने के अलावा और भी चीज़ें करने को जो हमने उससे छीन ली है। आज से हम सब उसकी मदद करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगले दिन सुबह सब लोग पार्वती के पास खड़े थे, हाथ में केक और नाश्ता लिए। आज कई सालों बाद शायद उसका जन्म हुआ था, जहाँ सब लोग उसके लिए नाश्ता लेकर खड़े थे। पार्वती के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। उस दिन उसने रसोई में पैर भी नहीं रखा और पूरा परिवार एक साथ बाहर घूमने भी गया। औरतें सिर्फ रसोई की चार दीवारों के लिए नहीं बनी, उनकी अपनी भी ख्वाहिशें और ज़िंदगी है, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी खुशी का ख्याल रखा जाए। ये कहानी है राधा की, जिसकी शादी एक भरे पूरे परिवार में होती है। आपके पिताजी ने ये घर अपने और हम लोगों के रहने के लिए बनवाया था। अब यहाँ जिसे देखो वो रहने आ जाता है। अरे तो क्या हो गया, सबका अपना पोषण है। अब गांव में तो पता है कोई भविष्य है नहीं। शहर में पिताजी का इतना बड़ा मकान है तो दो दो कमरे अपने भाई भतीजे को कुछ दिन के लिए दे रहे हैं। अरे जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे चले जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि किसी की मदद ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मदद कल को हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय निकलता है कि एक रोज अचानक राधा के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। चाची, पता नहीं क्यों मेरे बाल झड़े जा रहे हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पा रहे। बुरा न मानना राधा, घर इतने लोगों से भरा हुआ है। अरे किसी ने कुछ कर दिया हो तो क्या पता। सब तो यही चाहेंगे ना कि ये मकान उनका हो जाए, फिर चाहे तुम लोग गर्त में चले जाओ। हाँ, ये बात तो है। मैं ना चाची किसी बाबा को बुला कर लाती हूँ। पति के जाने के बाद राधा एक बाबा को घर लेकर आती है। अरे ये घर, इस घर में कोई कैसे रह सकता है? क्यों बाबा, क्या हो गया? इस घर में बुरी आत्मा का साया है। यहाँ कोई शुभ कार्य कभी नहीं हो सकता है। राधा परेशान हो जाती है और शाम को पति को सारी बात बताती है। तुम बाबा को लेकर आई थी? अरे राधा, क्या हो गया है? तुम तो पढ़ी लिखी हो। मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं
डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ है। तो और क्या करती मैं? तुम इन लोगों को बोलो कि मेरा घर छोड़ के चले जाए। तभी वहां राजेश की चाची आती है। ये लो राधा, राजेश, मैंने इडली बनाई है, खा लो। वैसे तुम लोग अगर सहारा ना देते तो हमारा पप्पू कैसे पढ़ाई शहर में पूरी करता। हम लोगों के लिए तो तुम लोग ईश्वर की तरह हो। राधा तुरंत उन्हें झड़क देती है। ईश्वर होते तो यूं जादू टोना ना हो रहा होता इस घर में। मेरे बाल झड़े जा रहे, न जाने किसने क्या कर दिया है। अरे बेटा, वो तो मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में तो सबके बाल झड़ते ही हैं। अच्छा, चलती हूँ मैं। चाची सही तो बोल रही थी राधा, बदलते मौसम में सबके बाल झड़ते हैं। और देखा चाची कितनी दुआ दे कर गई, ये तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। राधा को न जाने क्यों पति की बात समझ में नहीं आती। फिर एक रोज, माँ देखो ना, मेरे ससुर ने शहर में बड़ा मकान क्या बनाया, उनके सारे रिश्तेदार हमारे घर में एक एक करके रहने आ रहे हैं। पूरा घर एक छोटा सा मोहल्ला लगता है। आपको तो पता है घर में कैसे रहती थी मैं, मेरा कमरा बस। देख राधा, तेरा घर नहीं बंगला है। लोग 2 कमरों में संतुष्ट हो जाते हैं। तेरे ससुर ने तो 40 कमरों का मकान बनाया है। बेटा, परिवार में कोई एक भी तरक्की कर लेना तो पूरे परिवार को सेटल कर देता है। तेरे ससुर ने वही किया। तू खुद को भाग्यवान समझ कि तुझे लोगों की मदद करने लायक ऊपर वाले ने बनाया है। फिर सबका अपना अपना किचन है ना, कौन तेरे साथ खा रहा है? तुझसे तो माँ बात करना ही बेकार है। क्या बोलूं मैं, घर को धर्मशाला बनाकर रखा है रिश्तेदारों ने। राधा के जीवन का ये रोना अब परमानेंट हो गया था। अब वो ना अपने बच्चों पर ध्यान देती ना खुद पर, बस सारा दिन ये देखती रहती कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन, अरे राधा क्या बात है, कम से कम खाना तो घर पर ठीक से बनाया करो। क्या सारा दिन किसके घर में क्या चल रहा है इसी में दिमाग लगा कर रखती हो। अरे पता है, कल वो तुम्हारी ताई के जो बेटा बहू यहाँ रह रहे हैं ना, उनकी किचन से चिकन बनने की महक आ रही थी। मैंने कहा देखो, पता है कि राजेश को पसंद है, लेकिन नाजी ना एक कटोरी भी ना देने आई। अरे ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तुम खुद बना लेना। सोच तो रही हूँ। तभी राजेश की मामा की बहू आती है। राजेश भैया, ये लीजिए, मिठाई खाइए। भाभी आप भी। मेरे बेटी की नौकरी अमेरिका में लग गई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप लोगों ने इस घर में रहने दिया, सच में बहुत बड़ा एहसान था। आप लोग भी अमेरिका का प्रोग्राम बनाइएगा। राधा तो मानो इस खबर को सुनकर परेशान सी हो जाती है। अरे क्या हो गया राधा, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? खुशी? मुझे अमेरिका बुला रही हैं? ये पूछो, मेरे घर में रहती थी लेकिन कभी मुझे अपने कमरे में भी नहीं बुलाया। नाना राधा, कमरे में नहीं बुलाती थी कारण एक ही कमरा, उस पे भी बेटी की पढ़ाई चलती थी। टीवी तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसकी पढ़ाई के कारण, और कमरे में लोगों को कैसे बुलाती। लेकिन सच कहूँ, आज लगता है मेरी तपस्या सफल रही। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद बढ़िया आई, रहती तो मेरे घर में थी और मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी राधा और राजेश का बेटा आता है। क्या कुशल, कैसी चल रही है नौकरी? कैसी नौकरी पापा, फिर छूट गई नौकरी। अरे करम जले, वो मीना बुआ का बेटा है ना, अमेरिका में लगी है नौकरी। तो माँ कभी मीना बुआ की मेहनत देखी है बेटे के लिए? जान लगा दी थी उसने पढ़ाने में, तूने क्या किया? ट्यूशन लगाकर फ्री। उसकी पढ़ाई भी शहर के बेस्ट स्कूल की है, और तूने कहाँ पढ़ाया मुझे, याद है ना? सारा दिन तो तू लोगों के घरों में झांका करती है, सब पर एहसान चढ़ाया करती। राजेश को बेटे की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऐसे बात नहीं करते माँ से, जाओ अंदर। बेटे के अंदर जाने के बाद, बस ये बात तो सही कह रहा है राधा। राधा कुछ कहती उससे पहले ही उन लोगों की एक और रिश्तेदार आ जाती है। राजेश, राधा कैसे हो? वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी है। शादी के बाद परिवार बढ़ेगा और 2 कमरे के मकान में गुजारा मुश्किल है। वैसे भी इस शहर में तुम लोगों के घर रहकर हम लोगों ने काफी तरक्की कर ली है, पर अब बड़ा घर ले रहे हैं। ये शादी का कार्ड, आना जरूर। अब कुशल की भी ना हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो आप भी आइएगा पक्का।
रिश्तेदार चली जाती है, लेकिन राधा को एहसास होता है कि वो सारा दिन सिर्फ एक ही समस्या को लेकर पूरी जिंदगी उसी के बारे में सोचती रह गई, जबकि वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। राधा भी अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन लड़की का बाप कहता है, अरे कैसे कर दो शादी, बस घर बड़ा देखकर। पहले ये बताइए कि लड़का करता क्या है, कुछ करेगा तभी तो बड़ा घर चलेगा। बड़ा घर है, वो भी शहर में। अरे बहन जी, सब था फिर भी लड़के को नहीं बना पाई। क्या करती रही सारी जिंदगी। माफ कीजिए, हमें आपकी लड़की का रिश्ता मंजूर नहीं है। देखा, हम लोगों के घर में ही रहकर लोगों ने इस शहर का फायदा उठाया है, वहीं तुमने लोगों के घर ताक झांक करने के चक्कर में कुछ नहीं किया। सच्ची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारा जीवन दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में लगा दिया, और अपनी लाइफ, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, ये तो मैं भूल ही गई। संजना एक अच्छी बहू थी। खूबसूरती तो उसने ऐसी पाई थी कि जो भी एक पल देखे तो देखता रह जाए। शादी के बाद पूरे घर को उसने बहुत अच्छे से संभाला था। उसके ससुराल वाले उसके व्यवहार से बेहद खुश थे, लेकिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी उसकी ननद। माँ, आज मेरे दोस्त की सगाई है, अगर आप इजाजत दे तो सबको नाश्ता कराने के बाद निकल जाऊं। अरे बेटा, पूछने की कोई जरूरत नहीं, आराम से चले जाना, और हाँ, उसके लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर जाना। भाभी, आज नाश्ते में क्या है? आलू के पराठे। भाभी सच में बताना, किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं आप? देख रही है ना कि मेरे चेहरे पर इतने पिंपल्स निकल आए हैं, फिर भी मेरे लिए ऑयली खाना बनाती है, क्यों? सास नाराज हो जाती है। छाया, कोई अपनी भाभी से ऐसे बात करता है क्या? एक तो इतने प्यार से ये तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई, और तुम इसे ही सुना रही हो। ऐसा करो, अब से तुम खुद अपना ब्रेकफास्ट बनाया करो। कल को शादी होगी तो क्या करोगी? कुछ तो सीखो अपनी भाभी से। हर कोई मुझसे कहता रहता है, भाभी से सीखो, भाभी से सीखो। भाभी जब से इस घर में आई है, मेरी तो जैसे कदर ही नहीं है। नहीं करना मुझे नाश्ता। ऐसा ऑयली खाना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। छाया, गुस्सा मत होना, अगली बार इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हें ऑयली खाना ना दूं। वैसे भी ये हैवी नाश्ता। छाया कुछ नहीं बोलती, बस गुस्से में बाहर निकल जाती है। वहीं संजना कार से जब सहेली के घर जा रही होती है तो उसकी नज़र अपनी ननद पर पड़ती है, जो किसी लड़के के साथ बाइक पर चिपक कर बैठी होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। संजना सहेली के घर जाकर, हाय रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितनी प्यारी लग रही है तू। तुझे अब में याद आई? ससुराल क्या चली गई, दोस्तों को तो भूल ही गई है। ओए मैडम, मैं तो याद कर भी लेती हूँ, लेकिन जब से तुम्हारी शादी फिक्स हुई है ना, तुम्हारा फोन ऑल टाइम बिजी रहता है। वैसे होने वाले पतिदेव का फोटो तो दिखा दो। अब मैं क्या करूं, वो ना हमेशा मुझे फोन करते रहते हैं। कितना इग्नोर करूं, अच्छा नहीं लगता ना यार। वैसे तू बता, कैसी है शादी के बाद लाइफ? अरे सब अच्छा, मस्त मजे में जा रहा है। जिंदगी खूबसूरत लग रही है, अच्छे लोग, अच्छा परिवार। अरे पर तेरे पति के फोटो तो दिखा ना, कौन है वो खुशनसीब? ये देख। ये तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है? हाँ, क्यों, क्या हो गया? पसंद नहीं आए? वैसे ना शादी मुझे करनी है, तुझे नहीं। अब अरे कुछ नहीं। अच्छा, ये फोटो मुझे व्हाट्सएप कर सकती है? मैं आधे घंटे में वापस आती हूँ, मेरा इंतजार करना यहीं पर। अरे रुक, तो कहाँ जा रही है? एक तो वैसे भी देर से आई है। चल, ये फोटो भेज दिया तुझे बस। संजना कहीं बिना रुके सीधा घर जाती है और ननद छाया के पास जाकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है भाभी, इतनी जल्दी फंक्शन खत्म भी हो गई? झूठ बोलकर कहीं और तो नहीं गई थी ना? क्योंकि यहाँ तो सारे सीधे लोग हैं, तो अभी मौका मिला तो ऐश कर ही लो, क्यों? मेरी छोड़ो, आज तुम किस लड़की के साथ बाइक में बैठकर घूम रही थी, बताओगी जरा? छाया कल को आई भाभी को अपने ऊपर हावी होते देख गुस्सा हो जाती है। आपसे मतलब?
मैंने तो नहीं पूछा ना कि कहाँ गई थी। स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ। छाया, मैं कुछ पूछ रही हूँ और मुझे उसका जवाब चाहिए, समझी? वो मेरा दोस्त था। सिर्फ दोस्त? क्यों? चिपक कर तो ऐसे बैठी थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था। छाया भाभी के तेवर के सामने झुक जाती है। मेरा खास दोस्त है वो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। छाया, अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा है, क्योंकि जिस लड़की के साथ तुम शादी करने के सपने संजो रही हो ना, उसकी आज मेरी दोस्त रिया के साथ सगाई है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप जलती हैं मुझसे। आप क्यों चाहेंगी कि राहुल जैसे अच्छे लड़के से मेरी शादी हो जाए? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? यही सच है छाया। देखो ये तस्वीर रिया और उसके मंगेतर रंजन की थी, जिसमें छाया का बॉयफ्रेंड संजना की सहेली के साथ खड़ा था। छाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपको कैसे पता चला कि ये लड़का? छाया फूट फूट कर रो पड़ती है। रोते नहीं छाया, ऐसे धोखेबाज लड़के के साथ मैं अपनी दोस्त की सगाई भी नहीं होने दूंगी। वैसे छाया, तुम तो दूर ही रहना। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे इस लड़के का सच सबके सामने आ जाए? हाँ भाभी, मेरे पास कई सारी फोटोज और तोहफे हैं। रुकिए, मैं दिखाती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। संजना सारी फोटोज सहेली को भेज देती है, लेकिन तभी सहेली का फोन संजना के पास आता है। अरे संजना, ये तो छाया है ना? मैं जानती हूँ इसको। ये राहुल के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। राहुल ने मुझे बताया था इसके बारे में। इसकी भाभी अच्छी नहीं है और वो उसकी शादी किसी शराबी से करवा रही है, तो ये राहुल से शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ी है। सहेली की बात फोन पर छाया भी सुन लेती है। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो भी मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। भाभी, ये देखो चैट। संजना सारी चैट देखती है और अपनी सहेली को भेज देती है। ओहो, ये तो ठग इंसान है, झूठा कहीं का। दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा था। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। छाया भाभी को पकड़कर रोने लगती है। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? तू तो बच गई। मेरी सहेली के बारे में सोच, उसकी तो शादी के कार्ड भी बट गए हैं। तभी वहां सास आ जाती है। अरे छाया, नीचे कोई राजू नाम का लड़का तुझे पूछ रहा है, देख जरा कौन है। संजना और छाया बैठक में आते हैं, जहां राहुल अपने माता पिता के साथ आया हुआ होता है। हाय छाया, कैसी हो? मैं तुमसे पूछे बिना ही अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर ले आया। वो क्या है ना, शादी की बात कर लेते हैं ना। छाया की शादी? छाया कौन है ये? और शादी? ये सब क्या हो रहा है? ऐसे करते क्या हो बेटा? माँ, ये सबको धोखा देता है और 420 का काम करता है। छाया, इसकी हकीकत जरा माँ को बताना। नहीं भाभी, अब अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है और माता पिता को लेकर आया है तो मैं इसकी गलती माफ करती हूँ। आप प्लीज हम लोगों के बीच ना बोले। ओह, तो ये है तुम्हारी भाभी। सही कहती थी तुम, ये तो तुमसे बहुत जलती है। अरे मुझे जानती नहीं है और मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है। बहू ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। देखो तो कितने शरीफ लोग लग रहे हैं। पर माँ जी, बस कीजिए ना भाभी, अब आपकी एक नहीं चलेगी। माना राहुल से गलती हो गई है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, तभी तो रिश्ता लेकर आया है। कैसे गलती? मैं कुछ समझा नहीं। भाभी धीरे से सहेली को फोन लगा देती है और थोड़ी ही देर में वो पुलिस को लेकर आ जाती है। चलो, लड़कियों को फंसाकर शादी करने वाले गैंग के मेंबर आपकी जगह यहाँ नहीं, जेल में है। पधारिए। राहुल, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम। अरे अब तो आंखें खोलो छाया। मेरे वक्त तो किसी और को मम्मी पापा बनाकर ले आया था। जाओ, अब पुलिस के डंडों से पता चलेगा कि लड़कियों को धोखा देना क्या बात होती है। थैंक्स संजना, तुमने मेरी जिंदगी खराब होने से बचा दी। छाया, प्यार में अंधी होकर तू तो न जाने क्या करने वाली थी।
शुक्र है तेरी भाभी का जो आज हम बर्बाद होने से बच गए। छाया को अपनी गलती का एहसास होता है। एक गांव में शारदा अपने पति कमल, सास और बेटी के साथ रहती थी। कमल और उसकी माँ दोनों मिलकर शारदा को बहुत परेशान किया करते थे। असल में कमल और शारदा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और कमल की माँ हमेशा अपने बेटे के साथ मिलकर बहू के खिलाफ खड़ी हो जाती थी। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया। सुनिए, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। पूरे 2 साल से अपने माँ बाप से नहीं मिली हूँ मैं। चुपचाप यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। जब देखो तब मायके जाने की बात करती रहती हो। कहीं नहीं जा रही तुम। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे मेरे माँ बाप से मिलने जाना है। अगर मेरे बेटे ने कह दिया तुम कहीं नहीं जा सकती तो बस नहीं जा सकती। अगर आप लोग मुझे जाने की परमिशन नहीं देंगे तो मैं अपनी मर्जी से चली जाऊंगी। मेरे बिना तुम एक कदम भी नहीं चल सकती। जाकर तो दिखाओ। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। जाओगी कैसे? मैं पैदल चलकर अपने माँ बाप से मिलने चली जाऊंगी। तुम्हारा मायका यहाँ से पूरे 100 किलोमीटर दूर है। चली जाओगी पैदल? अगर आप लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पैदल ही जाना होगा। जाकर दिखाओ। मैं भी तो देखूं तुम मेरे बिना 1 कदम भी बाहर कैसे चल पाती हो। कमल शारदा की कोई मदद नहीं करता और उसके सारे पैसे छीन लेता है। उसे जाने के लिए भी पैसे नहीं देता और शारदा पैदल ही अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। पैदल चलते चलते वो अपने मायके वालों से मिलकर वापस आ जाती है। कुछ दिनों के बाद, अजी सुनते हैं, मुझे ना एक नई साड़ी चाहिए थी। घर में शादी है तो इसलिए। साड़ी चाहिए? जाकर खुद अपने पैसों से कमाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। देखो बहू, मेरा बेटा तुम्हारी रोज रोज की फरमाइश नहीं पूरी करता रहेगा। खुद तो कुछ कर नहीं सकती, मुंह उठाकर मेरे बेटे से कुछ ना कुछ मांगती रहती हो बस। अरे लेकिन आप पति है मेरे, आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। जाओ निकलो घर से बाहर। चलो पैदल 1 कदम चल के तो दिखाओ। बार बार मुझसे ये 1 कदम चलकर दिखाओ, 1 कदम चलकर दिखाओ की धमकी क्यों देते रहते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी औरत आदमी के बिना घर से बाहर 1 कदम भी नहीं चल सकती। कुछ दिनों के बाद मुन्ना की स्कूल शुरू हो गई है। उसका स्कूल बहुत दूर है। आप जरा उसके स्कूल बस वाले से बात तो कर लीजिए। क्यों? तुमको तो पैदल चलने की आदत है ना। ले जाओ अपने बेटे को। लेकिन उसका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। मुन्ने को गोद में उठाकर कैसे स्कूल लेकर जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी, फिर उसे लेने जाऊंगी। देखो बहू, ऐसा है ना, तुम्हारे मुन्ना और तुम्हारे लिए मेरे बेटे के पास फालतू का पैसा नहीं है। जाओ पैदल चलो, अपने मायके भी तो गई थी। क्यों, अब क्यों आफत आ गई? ठीक है, अगर आप लोग मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपने मुन्ना को पैदल ही स्कूल लेकर जाऊंगी और वापस लेकर भी आ जाऊंगी। अब तो बेचारी शारदा अपने बच्चे को उठाकर रोज 2 किलोमीटर दूर स्कूल में ले जाती, फिर वापस आती और फिर वापस उसे लेने के लिए जाती। लेकिन शारदा के पति और सास को उस पर कोई दया नहीं आई। अपने पति और सास के ताने सुन सुनकर शारदा बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ तो बड़ा करके दिखाएगी। एक दिन शारदा की नजर अखबार पर पड़ी। खबर को देखकर शारदा बहुत खुश हो गई। अरे, अखबार में ये क्या खबर छपी है? पैदल चलने वाली रेस का कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे यहाँ जाना चाहिए। शारदा अगले दिन वहां पर पहुंच जाती है। कोच सर, मुझे भी इस पैदल वाली रेस कंपटीशन में भाग लेना है। देखने से तो तुम एक शादीशुदा औरत लगती हो। जानती नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं। तुम यहाँ क्या करोगी? आप एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए, मुझे बहुत पैदल चलने की आदत है। अरे ऐसे कैसे कोई भी आकर कह देगा पैदल चलने की आदत है और हम मान जाएंगे? देखो, यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग। आप बस मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी टीम को जीत कर दिखाऊंगी। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज से पूरे 1 महीने बाद है कंपटीशन। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखना, मैं जीत कर वापस लौट आऊंगी। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो लगता है मुझे तुम्हें मौका देना ही पड़ेगा।
उसके बाद शारदा दिन रात पैदल चलने वाली रेस कंपटीशन की तैयारी में जुट जाती है। शारदा का पति और सास ताने मारते हैं। देखा माँ, आजकल अब की बहू चैंपियन बनने के सपने देख रही है। हाँ बेटा, वैसे तो घर से एक कदम तुम्हारे बिना नहीं चल सकती और अब रेस जीतने चली है। हम भी तो देखे हमारे बिना इसका क्या होता है। अब तो शारदा दिन रात पैदल चलती है। पूरे 1 महीने तक वो किसी भी व्हीकल का यूज नहीं करती। शारदा को इस तरह पैदल चलते देख एक बार को कमल और उसकी माँ की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो बस उसके हारने का इंतजार कर रहे थे। और ऐसा ही होता है। पैदल चलने वाली रेस में शारदा हार जाती है। हमने तो पहले ही कहा था, औरतों को ज्यादा आदमियों से आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए। अब आया मजा हार के। मैं तो तुमसे पहले से ही कह रहा था, एक बार एक कदम मेरे बिना चलकर दिखाओ। तुम तो पूरी की पूरी रेस जीतने चली थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने कितनी मेहनत की थी अपने आप को साबित करने की, पर लगता है ये सब मेरी किस्मत में है ही नहीं। कुछ दिनों के बाद कोच शारदा के घर आता है। कोच को वहां पर देखकर शारदा खुश हो जाती है। कोच सर, आप यहाँ पर? लेकिन मैं तो रेस हार गई थी, बताइए आपका कैसे आना हुआ? अरे शारदा, एक रेस हारने से क्या होता है? मैंने तुम्हारा नाम नेशनल लेवल की रेस के लिए भेजा है और तुम्हारी मेहनत देखकर उन लोगों ने तुम्हें वहां बुलाया है। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं सर? ये मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। आप इसे रेस में जीतने की बात कर रहे हैं। एक बार जो हुआ उसके बाद भी अकल नहीं आई क्या? लेकिन शारदा अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं देती और एक बार फिर से नेशनल लेवल की रेस में जाने की तैयारी करती है। और इस बार कमाल हो जाता है। शारदा रेस जीत कर आती है और उसे अवार्ड भी मिलता है। ये देखकर कमल और उसकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया ना, मैं आपके बिना एक कदम नहीं, बहुत सारे कदम पैदल चल सकती हूँ। आगे से फिर से कभी मत कहना, समझे? हाँ कमल, सच में मेरी बहू तो पैदल चलने वाली बहू निकली और मुझे तो लगता था ये बाजार तक पैदल नहीं चल पाएगी। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ पैदल चलकर अवार्ड्स लेकर आ गई। सही कहती है माँ, आज के बाद से मैं उसको कभी कोई ताना नहीं मारूंगा। पता नहीं ये क्या कर बैठे, पैदल चलने का ताना मारा तो रेस जीत ली, कल को कुछ और कह दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।